नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाई अशनी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। दोस्तों, इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 5 तक कवर कर चुका हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से उसको जाके देख सकते हैं और फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक बात, अगर आपको इस सभी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट के जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो, चैप्टर 6 में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि आपने क्या कभी नोटिस किया है कि अर्थ की सरफेस इतना अनइवन सी क्यों है। अब देखो, फोटो में बिल्कुल अनइवन सी दिख रही है ना। हम बहुत सी अर्थ की फोटोज या फिर कहें तो ग्लोब्स भी देखे हैं, तो वो उसमें बहुत स्मूथ तरीके से दिखाया जाता है, अर्थ को बिल्कुल राउंड शेप में दिखाया जाता है। बट क्या ये वाकई पॉसिबल है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कहीं अर्थ पे माउंटेन है, कहीं रिवर्स है, कहीं वैलीज है। तो इससे क्या है, अर्थ की जो सरफेस है ना, ये बिल्कुल अनइवन सी है, कहीं बाहर निकली हुई है, कहीं फिर अंदर धसी हुई है। ठीक है। तो इस तरह से आपको अर्थ की सरफेस देखने को मिलेगी और इसी सरफेस को हम बोलते हैं जियोड शेप। ठीक है। अर्थ की शेप कैसी है? वो है जियोड शेप। स्फेरिकल नहीं है, सर्कल नहीं है, क्या है? जियोड। अब देखो, ये चीजें जो भी होती हैं, ये सरफेस अनइवन, इसके पीछे दो मेन कारण है। ठीक है। एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेस, जो अर्थ के ऊपर सारी चीजों को बिल्ड करता है, जैसे माउंटेन हो गया, फिर प्लेट्यूज, वैलीज। ठीक है, ये सब चीजें बिल्डअप करता है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। ये एक्सटर्नल फोर्सेस, सॉरी, ये होता है आपका इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, जो अर्थ के अंदर से ऑपरेट होता है। और वहीं एक होता है एक्सटर्नल फोर्सेस, जो है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस। और ये क्या करता है, जो भी बिल्डअप हुआ रहता है उसको इरोड करने का काम करता है। तो ठीक है, अब दो फोर्सेस यहाँ देख लिए। एक होता है एंडोजेनिक और दूसरा होता है एक्सोजेनिक। एक आपकी अर्थ पे चीजों को बनाता है और दूसरा एक्सोजेनिक जो है, ये उसको वियर करता है, मतलब कट करता है, डाउन करता है। तो इससे अर्थ की सरफेस इतनी अनइवन सी हो गई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ हम देखने वाले हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस में। देखो, जो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस है, यही मेन रीजन होती है कि अर्थ पे जितने भी फिजिकल स्ट्रेस और केमिकल एक्शन के थ्रू जितने भी मटेरियल्स होते हैं, उनको कट डाउन करना या फिर नए नए स्ट्रक्चर सरफेस पे फॉर्म करना। तो इन्हीं सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। अब अर्थ पे ये जो मूवमेंट होती है, इस पे दो फोर्सेस काम करती है। इनके अंदर भी कई सारी फोर्सेस आती हैं। जैसे अगर हम इंडोजेनिक फोर्सेस में देखें, तो एक सडन फोर्सेस है और दूसरा डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस है। सडन फोर्सेस में आप देखोगे जैसे अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ये तीनों चीजें क्या होती है, बहुत अचानक से होती हैं, इसीलिए हम इनको सडन फोर्सेस बोलते हैं। दूसरा है आपका डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं? एक होता है आपका बिल्डिंग माउंटेन्स। अब देखो, बेसिकली डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस में दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक होता है ओरोजेनिक और दूसरा होता है एपिरोजेनिक। ठीक है। ओरोजेनिक में माउंटेन बनते हैं, ठीक है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग से, टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्स लगने की वजह से। और दूसरा एपिरोजेनिक जो है, उसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, जिससे हमारे कंटिनेंटल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपका वही इरोजन और डिपोजिशन का काम होता है, जिसमें वियर इट डाउन में पढ़ाया था ना पहले कि ये क्या करती हैं, काटते रहती हैं और वहां से काट के मटेरियल्स को कहीं दूसरी जगह ले जाके डिपॉजिट करती रहती हैं। अब कौन कौन से एजेंट होते हैं? जैसे रिवर, रिवर वाटर काटता रहता है, फिर विंड्स देखोगे इरोजन होता है, सी वेव्स हो गया, ग्लेशियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपकी एक्सटर्नल एजेंट है, जो कि इरोजनल और डिपोजिशनल एक्टिविटीज में काम करते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि एक्सोजेनिक प्रोसेस आखिर होता है कैसे। कह रहा है दे ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम द एटमोस्फेयर। इनको कहाँ से एनर्जी मिलती है? एटमोस्फेयर। और सबसे एनर्जी का प्राइम सोर्स क्या है? वो है आपका सन। ठीक है। सन की वजह से ही टेम्परेचर फैक्टर चेंज होता है, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारी प्लेट्स होती हैं उसमें क्रैक्स आते हैं, क्रैक्स डेवलप होते हैं और ग्रेडियंट फोर्सेस भी काम करती हैं, जैसे स्लोप। ठीक है।
अब जब तक स्लोप नहीं रहेगा तब तक कोई ऊपर से चीजें नीचे नहीं आएंगी, और इसमें ग्रेविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। तो इसमें क्या होता है, आप देखोगे वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ये सारी चीजें होती हैं। ये सब कैसे होती हैं? इन्हीं एक्सटर्नल एजेंट की वजह से। रनिंग वाटर हो गया, मूविंग आइस हो गया, विंड हो गया, आपका वेव्स हो गया, अंडरग्राउंड वाटर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, वेदरिंग में, मास वेस्टिंग में, इरोजनल या फिर डिपोजिशनल एक्टिविटीज में काम करती हैं। अब रनिंग रनिंग वाटर आप जानते ही हो कि कैसे इरोड कर सकता है। जब भी नदियां पहाड़ से, जैसे मान लो यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, एक सेकेंड, आप देखोगे जैसे मान लो यहाँ पे माउंटेन है, अगर यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ माउंटेन है, यहाँ से रिवर नीचे की तरफ आ रही, इसके रास्ते में जो भी आपकी अनइवन सरफेस पड़ेगी उसको काटते हुए ये आगे बढ़ेगी, और अपने साथ इसको मिक्सअप करके जो भी सिल्ट या फिर मटेरियल्स होंगे, डेब्रिस होगा, उसको आगे ले जाके प्लेन एरिया में डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये इरोजनल एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। फिर वैसे ही मूविंग आइस का भी काम हो गया, जो ऊपर ग्लेशियर जमा होते हैं वो जब पिघलते हैं नीचे आते हैं तो वो भी ऐसे ही रोड करते हैं। फिर विंड, अंडरग्राउंड वाटर केप्स बनाते हैं, वेव्स आती हैं, आप देखोगे सी की वेव्स जो होती हैं वो एकदम बीच के किनारे क्या करते हैं, कभी इरोड भी करती हैं और कभी डिपॉजिट भी करती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है विदाउट ग्रेविटी एंड ग्रेडियंट। अब देखो, जब भी ये इरोजन और डिपोजिशन होता है ना, इसकी मोबिलिटी पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाके डिपॉजिट नहीं पॉसिबल हो पाता। कब तक? जब तक ग्रेविटी और ग्रेडियंट ये दो चीजें फैक्टर काम ना करती। अब देखो इसमें कैसे काम कर रही है, यहाँ ऊपर कोई चीज, कोई डेब्रिश है, ठीक है, रिवर वाटर इसको ग्रेविटी की वजह से नीचे लेके आती है, तो यहाँ परफॉर्म की ना, देखो ग्रेविटी की वजह से ही ऊपर से चीजें नीचे आती हैं। और दूसरा है ग्रेडियंट, यानी कि स्लोप। अगर स्लोप नहीं होता, बिल्कुल प्लेन एरिया होता है, तो क्या यहाँ से चीजें बिल्कुल आसानी से यहाँ तक जा पाती हैं? नहीं जा पाती, बहुत कम इरोजन होता है। इसीलिए स्लोप होने की वजह से बहुत तेजी से ये चीजें परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद आता है आपका एंडोजेनिक प्रोसेस। अब एंडोजेनिक प्रोसेस में क्या होता है कि एंडोजेनिक प्रोसेस में जो भी एनर्जी होती है ना, ये अर्थ के आपके सरफेस के अंदर से ऑपरेट होती है। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसमें आप देखोगे रेडियो एक्टिव हो गया। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं, जो अर्थ के अंदर ऑर्गेनिक या फिर कहें तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं, तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रोटेशनल फोर्स। जब अर्थ रोटेशन करती है तो उससे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। फिर टाइडल फोर्स हो गया। टाइडल फोर्स सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पे चेंजेस होते हैं। फिर आता है आपका प्रीमॉर्डियल हीट। अब देखो प्रीमॉर्डियल हीट उसको कहते हैं, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था ना, तो उस समय जो हीट ट्रैप होके अर्थ के इंटीरियर में रह गई थी उसको हम बोलते हैं प्रीमॉर्डियल हीट। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है। कह रहा है ऑल प्रोसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्डअप। देखो यहाँ पे बिल्डअप होगा, जितने भी वो प्रोसेस जो मूव करते हैं, मूव कराते हैं, या फिर किसी चीज का बिल्डअप यानी कि फॉर्मेशन करते हैं अर्थ के क्रस्ट पे, ये सभी की सभी चीजें आपकी डायस्ट्रोफिज्म में आती हैं। और ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहले मैंने आपको बताया था ओरोगेनिक और एपेरोगेनिक। अब देखो ओरोगेनिक में वो फोर्सेस होती हैं जो माउंटेन बनाने का काम करती हैं। माउंटेन कैसे बनता है? फोल्डिंग और फॉल्टिंग से। वहीं एपेरोजेनिक में वो फोर्सेस काम करती हैं जो हमारा क्या करता है, अर्थ के क्रस्ट में फॉर्मेशन करता है, यानी कंटिनेंटल प्लेट बनाने में फॉर्मेशन होता है इसका। अब देखो दोनों में डिफरेंस देखो, जस्ट समझ लो इसको कैसे। जैसे मान लो एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट आपका यहाँ पे है, ठीक है, ये दोनों आपस में टेंशनल होगा या फिर कंप्रेशनल एक्टिविटी की वजह से फोल्ड होगा तो ऊपर उठ जाएगा। अब यहाँ माउंटेन बन गया। या फिर क्या होगा, एक प्लेट यहाँ है, एक प्लेट और आके बिल्कुल यहाँ आ जाएगी, और धीरे धीरे ये खिसक के इसके ऊपर चढ़ी जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉल्टिंग क्रिएट हो जाएगा। वहीं एपिरोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, इसमें अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। ये प्लेट है, कभी ऊपर उठ जाएगी फिर कभी डाउनवर्ड आ जाएगी। तो इससे आप लोग ये भी याद रखोगे कि जो हमारी ये एपिरोजेनिक प्लेट है ना, इसमें वर्टिकल मूवमेंट होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। और वहीं अगर हम बात करें आपकी ओरोजेनिक में, तो इसमें टेंशनल और कंप्रेशनल फोर्स काम करती है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया, यही दोनों में डिफरेंस समझा रहा है। वही कह रहा है कि ओरोजेनिक में क्रस्ट में बहुत सेवरली डैमेज होता है,
और एपेरोजेनिक में इसमें बिल्कुल सिंपल डिफॉर्मेशन होता है आपका। फिर इसके बाद आता है सडन फोर्सेस। सडन फोर्सेस में वही फिर आ गया अर्थक्वेक। जब भी अर्थ के इंटीरियर में कोई एनर्जी रिलीज होती है तो इससे अर्थ क्या करता है, शेक करता है या फिर वाइब्रेट करता है, तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। फिर दूसरा है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है, जो भी अर्थ की प्लेट होती है वो अपना बैलेंस स्टेबल करने करती है, तो इससे आप देखोगे कि प्लेट्स में मूवमेंट होता है। फिर तीसरा है आपका लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के फिर फोटोज और वीडियोस आपने बहुत देखा होगा, खासकर फ्लड एरिया में और खासकर माउंटेनियस एरिया में, ठीक है, कि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं। तो यही है आपकी सडन फोर्सेस। अब देखो एक आता है आपका वोल्केनिज्म। वोल्केनिज्म क्या होता है, देखो जब मैग्मा ना अर्थ के इंटीरियर से आके बाहर डिपॉजिट हो जाता है सरफेस पे, तो वो आपका वोल्केनिक लैंडफॉर्म क्रिएट करता है, ठीक है, और इसी की वजह से हम देखते हैं कि वोल्केनोज भी आता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वोल्केनिज्म, ठीक है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट समझने जा रहे हैं जिसमें स्ट्रेस ग्रेडियंट एंड डेनुडेशन को समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं ग्रेविटेशन को। कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये अर्थ के सरफेस पे डाउन स्लोप डायरेक्शन में ग्रेडियंट क्रिएट करती है, ठीक है। जब किसी एरिया में हाइट का डिफरेंस होता है तो स्लोप डेवलप होता है। क्या होता है, आप देखोगे जब हाइट का डिफरेंस होगा तो स्लोप डेवलप होगा। चाहे वो स्लोप किसी भी एंगल पे डेवलप हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है हाइट पे, ठीक। और इसकी वजह से क्या होता है कि मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने लगता है। जो भी यहाँ पे मटेरियल होगा वो ऊपर जो हाइट रहेगी वहां से नीचे वाले हाइट की तरफ स्लोप अब मटेरियल मूव करने लगेगा। अब देखो जियोमॉर्फोलॉजी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है आपका स्ट्रेस का। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। देखो यहाँ बोल रहा है ना, इसका मतलब भी अभी हम समझ लेंगे कि इसका मतलब आखिर होता क्या है। कह रहा है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब देखो जब किसी सॉलिड बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है, ठीक है, ये सॉलिड बॉडी नहीं है, सॉलिड बॉडी है। जब सॉलिड बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है तो ये तो पुशिंग या फिर पुलिंग का काम करता है। अब देखो पुशिंग मतलब कंप्रेशन या फिर पुलिंग मतलब टेंशनल। अब अर्थ के मटेरियल में जब ये स्ट्रेस डेवलप होता है तो रॉक्स और सॉलिड में ब्रेक डाउन होने लगता है, ठीक है, और यहाँ पे मूवमेंट शुरू हो जाती है। और इसी स्ट्रेस डेवलपमेंट की वजह से आप देखोगे कि आप यहाँ पे वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन और डिपोजिशन, ये सारे फैक्टर्स प्रोसेस इसके बिल्कुल बेसिक रीजन होते हैं इस स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये जितनी भी आप देखोगे ना एक्सोजेनिक प्रोसेस देख रहे हो ना, जैसे वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, ये सारी की सारी चीजों को हम एक सिंपल वर्ड में बोले तो डेनुडेशन बोल सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपकी डेनुडेशन में हो जाती हैं। अच्छा डेन्यूड का मतलब क्या होता है, डेन्यूड का मतलब होता है अनकवर, यानी कि स्टिप ऑफ करना, ठीक। अब यहाँ पे देखो डेनुडेशनल प्रोसेस बताया गया है। अब वेदरिंग के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस काम करती हैं, जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस, केमिकल एक्शन, ये काम करता है। मास वेस्टिंग में ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करती हैं। फिर आपकी इरोजनल या फिर ट्रांसपोर्टेशन में क्या हेल्प करती है, काइनेटिक एनर्जी हेल्प करती है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अर्थ पे जितनी भी एक्सोजेनिक फोर्सेस या फिर एक्सोजेनिक प्रोसेस काम होती हैं, वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन से। मतलब सन ही जितने भी एक्सोजेनिक फोर्सेस या फिर एक्सोजेनिक प्रोसेस है उनको चलाने का काम करता है। इसी की एनर्जी की वजह से देखोगे आपके टेम्परेचर में चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, या फिर आप देखोगे कि रेनफॉल में के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलती है। तो ये सारी की सारी चेंजेस ही इन एक्सोजेनिक फोर्सेस या फिर एक्सोजेनिक प्रोसेस में काम आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही कह रहा है। फिर इसके बाद है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट, वो है आपका वेदरिंग। अब देखो वेदरिंग क्या होता है, इसको ऐसे समझ लो, जब रॉक्स का मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होने लगे और केमिकल डिकम्पोजिशन होने लगे, ठीक है, जो वेदर के क्लाइमेट के डिफरेंट एलिमेंट की एक्शन की वजह से होता है, तो इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें ना मटेरियल का कोई मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, और इसी की वजह से देखो इसका मतलब ये होता है कि रॉक्स जहाँ पे प्रेजेंट होती है ना वहीं पे ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, और इसीलिए इस वेदर को हम बोलते हैं इन सीटू या ऑन साइड प्रोसेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इन सीटू या ऑन साइड प्रोसेस, जो वहीं पे टूटता है और फिर वहीं पे ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है इसका।
अब इसके बाद आता है कि वेदरिंग की इंटेंसिटी और डेप्थ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। इनमें क्या क्या होती है, आप देखोगे कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, टोपोग्राफी और नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीजें का रोल होता है। अगर हम बात करें कि रॉक्स के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या डिटरमाइन करती है, तो उससे ये होता है कि वेदरिंग कितनी जल्दी होगी, ठीक है। फिर क्लाइमेट, स्पेशली टेम्परेचर, रेनफॉल और वेदरिंग प्रोसेस को स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। इसी तरह से आप देखोगे कि टोपोग्राफी या फिर स्लोप और वेजिटेशन कवर भी वेदरिंग की रेट को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अब वेदरिंग को जनरली तीन टाइप में क्लासिफाई किया गया है या फिर तीन टाइप में बांटा गया है, जिसमें पहला है केमिकल, दूसरा है फिजिकल या फिर मैकेनिकल, और तीसरा है आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल वेदरिंग क्या होता है। कह रहा है कि केमिकल वेदरिंग वो प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आप देखोगे कि रॉक्स एंड मिनरल्स का ब्रोक डाउन होता है। रॉक्स और मिनरल्स टूट जाते हैं किस लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, और किसकी वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से ही। तो इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कि केमिकल वेदरिंग हुआ है। फिर इसके बाद आता है आपका सॉल्यूशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है जब वाटर में कोई भी एसिड, वाटर या फिर एसिड में कोई भी सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। आप देखे होगे, जैसे सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे बिल्कुल एग्जांपल, एकदम सिंपल सा एग्जांपल दें तो वाटर है, इसमें वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट, और इसमें हम सॉल्ट डाल दें, सॉल्ट क्या है आपका सॉल्यूट, तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद आता है आपका कार्बोनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको ऐसे समझ लो कि इसमें एटमॉस्फेयर और स्वेल एयर का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। और ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट मिनरल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट इस रिएक्शन की वजह से या मिनरल डिसॉल्व हो जाते हैं और ग्रेजुअली क्या हो जाते हैं, वो वॉश अवे हो जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रोसेस की वजह से लाइमस्टोन रीजन्स में क्या डेवलप होती हैं, आपकी केव डेवलप होने लगती हैं। तो बेसिकली कार्बोनेशन की वजह से ही आप देखोगे जो भी केव हमको देखने को मिलती हैं वो इन्हीं प्रोसेस के थ्रू डेवलपमेंट उनका होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में वाटर का डायरेक्ट केमिकल एडिशन मिनरल्स में हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स की स्ट्रक्चर चेंज होने लगती हैं और बहुत ही वीक हो जाती हैं, या फिर कहें तो ब्रेक डाउन होने लगती हैं, ठीक है। तो हाइड्रेशन का मतलब यही है। तो बेसिकली बस इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट में यह आएगा जिसमें मैं बाकी की बची हुई चीज़ों को कवर करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।